यूटेराइन फिब्रोइड्स। आज हम देखेंगे यूटेराइन फिब्रोइड्स क्या होता है। फर्स्टली सी दैट डेफिनेशन, यूटेराइन फिब्रोइड्स आर नॉन कैंसरस। जो यूटेराइन फिब्रोइड्स होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। ग्रोथ ऑफ द यूट्रस दैट ऑफ्टन अपीयर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग ईयर। ये कब होता है? जब चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, दैट मीन जब एक वुमन कैपेबल होती है कंसीव करने के लिए, चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, ठीक है, प्रसव ईयर्स बोलते हैं उसे। ऑल्सो कोल्ड लियोमायोमास एंड मायोमास। इसको हम क्या बोलते हैं? लियोमायोमास भी बोलते हैं और मायोमास भी बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है कि यूटरस फिब्रोइड्स या फिर लियोमायोमास या मायोमास, तो आप को यही लिखना है, यूटेराइन फिब्रोइड्स aren't associated with an increased risk of uterine cancers and almost never develop into cancer. यूटेरस क्या होते हैं? रिस्क होता है, फिब्रोइड्स, यूटेराइन फिब्रोइड्स रिस्क होता है टू चांसेस ऑफ यूटेराइन कैंसर्स, बट ऑलमोस्ट नहीं बोल सकते हैं हम कि ये डेवलप होता है कैंसर में। पिक्चर्स आप लोग देखिए, इसमें हमें डिफरेंट पार्ट में यूटेराइन फिब्रोइड्स नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग स्पेस है, इसमें हमें शो हो रहा है सब सिरोरल, सब म्यूकसल, सिरोरल, इंट्राम्यूरल, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स में हमें फिब्रोइड्स शो हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फिब्रोइड्स है वो किसी भी पार्ट में हो सकता है यूटेरस के। यूटेरस जो है उसके किसी भी पार्ट में फिब्रोइड्स हो जाने को हम यूटेरस फिब्रोइड्स बोलते हैं। हम डिपेंड नहीं करता है कि वो इनर में हो रहा है, लेयर में हो रहा है, अपर लेयर में हो रहा है, ठीक है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डार्क अफ्रीकन्स है उन वुमेंस में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो रेस में देखो, ऑल टॉक एनी वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज कैन, रिप्रोडक्टिव एज में होता है ये, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन में ही बता चुकी हूँ, चाइल्ड बियरिंग ईयर्स या फिर रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें जो वुमन है वो कंसीव कर सकती है एंड चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज या चाइल्ड बियरिंग एज। Each can develop fibroids. Black women are more likely to have fibroids than are women who of other racial group. हम अगर बात करते हैं तो जो अफ्रीकन्स होते हैं, अफ्रीकन्स या जो ब्लैक वुमेंस होती हैं, ठीक है। अब ये इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं अब्रॉड की, जहाँ पे जो ब्लैक वुमन होती है, ठीक है, उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इन एडिशनल ब्लैक वुमन हैव फिब्रोइड्स एट यंगर एजेस में हमें देखने को मिलता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, इसलिए हमें उस कंडीशंस में देखने को ज़्यादा मिलता है। एंड दे आल्सो लाइकली टू हैव मोर ऑफ लार्जर फिब्रोइड्स अलॉन्ग विथ मोर सीवियर सिम्टम्स। और उनमें जो मैंने वुमेंस बताया, ब्लैक वुमेंस, उनमें हमें क्या होता है कि मोर लार्जर फिब्रोइड्स देखने को मिलते हैं और मोर सीवियर्स भी देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स अगर देखो, अगर लार्जर फिब्रोइड्स होगा तो हमें सिम्टम्स भी उनके सीवियर देखने को मिलेंगे, मोर सीवियर्स एज़ कम्पेयर टू अदर वुमेंस। फिर हेरिडिटरी में ये है कि अगर किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है फिब्रोइड्स की, तो हो सकता है कि आगे वाले जनरेशन्स में भी हमें देखने को मिले। अदर फैक्टर्स में हम बात करते हैं, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट एन अर्ली एज, ओबेसिटी में देखने को मिलता है हमें, और जिसका मेंस्ट्रुएशन अर्ली एज में स्टार्ट हो गया, ठीक है। जनरली एज क्या होती है? 11 to 13, लेकिन हमें इससे पहले देखने को मिलता है अर्ली एज में, तो हो सकता है कि उसको चांसेस हो। नेक्स्ट, ओबेसिटी अगर पेशेंट को है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कंपोजिशन उसका ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, तो उस कंडीशंस में भी हमें देखने को मिलता है। एंड हैविंग अ डाइट हायर इन रेड मीट एंड लोअर इन ग्रीन वेजिटेबल्स, उन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है जो रेड मीट ईट करते हो एंड जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ कम करते हो। फ्रूट एंड डेयरी
प्रोडक्ट से भी कॉज पड़ता है, ठीक है। वेजिटेबल फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो, इंक्लूडिंग बियर अपीयरेंस टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग फिब्रॉइड्स। ये सारे अदर फैक्टर्स में आते हैं। अगर कॉजेज़ की हम बात करते हैं, कॉजेज़ में आता है जेनेटिक चेंजेस। इसमें देखो, मैनी फिब्रॉइड्स कंटेन चेंज इन जीन्स दैट डिफर फ्रॉम दोज इन नॉर्मल यूटेराइन मसल्स सेल। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैनी फिब्रॉइड कंटेन चेंज इन जीन्स में अगर वेरिएशन हो रहा है, जैसे कि जैसे किसी मदर को नहीं है लेकिन वो कैरियर है, देन डॉटर में वो कंडीशन आ रही है कि हमें फिब्रॉइड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मदर का जीन और डॉटर का जीन्स में थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, तो हमें डॉटर के अंदर देखने को मिल रहा है यूटेराइन फिब्रॉइड्स। तो ये बोल सकते हैं कि हम जीन चेंजेस से हो रहा है। नेक्स्ट है हार्मोनल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रहता है। हार्मोनल में टू हार्मोनल दैट स्टिमुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। हम सभी को पता है कि मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद उसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, टू हार्मोन्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं यूटेराइन लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को, जो क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है उसको प्रिपेयर करते हैं एंड प्रेगनेंसी के लिए रेडी करते हैं। अपीयर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फिब्रॉइड्स कंटेन मोर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर देन नॉर्मल यूटेराइन मसल्स। लेकिन ऐसी कंडीशन आती है जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं बॉडी में नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि फिब्रॉइड्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो उसकी जो विड्थ है, ठीक है, उससे क्या होती है कि वो हैवी हो जाती है, ठीक है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, सिक्रेशन उनका इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो नॉर्मल लेयर है वो उसको नहीं बनाते हो, उसको डबल लेयर कर देते हैं, ठीक है, डबल या ट्रिपल, जितना भी उसका साइज़ बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में हमें फिब्रॉइड्स देखने को मिलता है। फिब्रॉइड्स में क्या कंटेन होता है, देखो, फिब्रॉइड्स कंटेन मोर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर देन नॉर्मल यूटेराइन मसल्स। फिब्रॉइड्स में क्या होता है, अगर हम फिब्रॉइड्स का हार्मोनल लेवल चेक करें तो हमें उसमें ज़्यादा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल मिलेगा, नॉर्मल यूटेराइन मसल्स से ज़्यादा मिलेगा। अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें एग्जामिन करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल का। फिब्रॉइड्स टेंड टू श्रिंक आफ्टर मेनोपॉज ड्यू टू डिक्रीज इन हार्मोनल प्रोडक्शन। अगर हम बॉडी में हार्मोनल लेवल का प्रोडक्शन कम कर दें थ्रू मेडिसिन, तो हमें क्या दिखेगा कि जो फिब्रॉइड्स है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे आफ्टर मेनोपॉज। अगर और जनरली हमें मेनोपॉज के बाद भी कंडीशंस देखने को मिलती है कि जो फिब्रॉइड्स है वो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि जो हार्मोनल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। अदर्स फैक्टर्स में देखो, substance that help the body maintain tissue such as insulin like growth factors may affect fibroid growth। इंसुलिन्स भी मेन इफेक्ट करता है, क्योंकि वो क्या करता है कि फिब्रॉइड्स की जो ग्रोथ है, जो टिश्यूज़ है, उसमें क्या करता है, इंसुलिन अगर बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो वो कॉज करता है फिब्रॉइड को ज़्यादा बढ़ने के लिए, ठीक है। हमारे रिस्क फैक्टर्स थे और डेफिनेशन थी। कॉजेज़ इसके थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, बट आपको इसी तरीके से इसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो फिब्रॉइड से तो हमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें देखो, हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, जो पेशेंट उसको हैवी ब्लीडिंग होगी एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल पीरियड लास्टिंग मोर देन अ वीक मतलब 7 डेज, उसको 7 डेज से हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेल्विक प्रेशर फॉर पेन, पेल्विक प्रेशर रहेगा, पेन होगा उसको, पेशेंट को, जो पेशेंट है उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर एब्डोमिनल या पेल्विक प्रेशर टाइप लगेगा, थोड़ा भारीपन लगेगा एंड पेन होगा उसको।
नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ये जो यूरिनेशन पैटर्न है वो भी उसका फ्रिक्वेंट हो जाएगा, एब्नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी एम्प्टिंग द ब्लैडर, हमें पेशेंट में डिफ़िकल्टी दिखेगी टू एम्प्टी द ब्लैडर। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशंस देखने को मिलेगा एंड बैक एक एंड लेग पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है पेशेंट का है जो मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस है उसमें हमें अबनॉर्मल कंडीशंस देखने को मिलेगी, जिसके कारण हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है दैट मीन्स ये हो रहा है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो मसल्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो लेवल है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इतना डिक्रीज़ नहीं होता है कि नेक्रोसिस हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो यूटेराइन जो मसल्स होती हैं उन पर कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो वो क्या कॉज करेगा, पेन को कॉज करेगा, एंड पेन तो उसका एब्डोमिनल होगा ही। नेक्स्ट अगर हम किसी को डिसमेनोरिया की बात करते हैं, डिसमेनोरिया में हमें कंडीशंस देखने को मिलती है बैक एक, दैट मीन्स बैक पेन या कमर दर्द, और लेग पेन मतलब लेग्स में भी उसे हमें पेन देखने को मिलेगा। वो फुल लेग्स भी हो सकता है या फिर हाफ लेग्स भी हो सकता है। तो ये सब हमें कंडीशंस देखने को मिलेगी क्लिनिकल फीचर्स में। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में फिब्रॉइड्स एंड प्रेगनेंसी की हमें कंडीशंस देखने को मिलेगी। कॉम्प्लिकेशंस में हमने सबसे पहले देखो इसमें फिब्रॉइड्स यूजुअली डोंट इंटरफेयर विथ गेटिंग प्रेग्नेंट। फिब्रॉइड्स क्या होता है, जब जो वुमन है अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। हाउएवर इट पॉसिबल दैट फिब्रॉइड्स स्पेशली सब म्यूकस फिब्रॉइड्स कुड कॉज इनफर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी लॉस। सब जो फिब्रॉइड्स होता है अगर वो सब म्यूकसल एरिया में होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। सब म्यूकोसल एरिया देखो आप इसमें, दिस इज सब म्यूकोसल एरिया। अगर इस एरिया में हमें फिब्रॉइड्स देखने को मिलता है तो हमें उसमें ये शो होता है कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाता है, और प्रेगनेंसी लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिब्रॉइड्स में ऑल्सो रेज द रिस्क ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस सच एज प्लेसेंटल अब्रप्शन, फीटल ग्रोथ, रेस्ट्रिकेशन और प्रीटर्म डिलीवरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है प्लेसेंटल अब्रप्शन दैट मीन्स प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटीज़, फीटल ग्रोथ दैट मीन्स बेबी है उसकी फीटल ग्रोथ म्यूट हो जाएगी, रुक जाएगी, या बेबी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर है प्रीटर्म देखने को मिलेगा, यानी टाइम के पहले ही हमें डिलीवरी देखने को मिलेगी। तो ये सारी हमें कंडीशंस देखने को मिलती है। टाइप्स एंड मैनेजमेंट हम कल डील करेंगे। फिब्रॉइड्स रिस्क फैक्टर्स डील कर लिए थे, कॉजेज डील कर लिए थे, अब हम टाइप्स देखते हैं। इसमें देखो टाइप्स में सबसे पहले आप पढ़ लो इमेज में, ठीक है, सबसिरोरल, फिर पेंडिकुलेटेड, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोसल। ठीक है, तो ये सब टाइप्स आप जो फिब्रॉइड्स है वो देख लो कि कौन कौन से एरिया में हो सकता है। अब हम देखते हैं इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड्स, द मोस्ट कॉमन ग्रो इन वॉल ऑफ द यूट्रस। इनर जो वॉल होती है हमें शो हो रहा है, इनर जो वॉल है उसमें हमें शो हो रहा है, इनर वॉल की जो मसल्स होती है उसमें हमें शो हो रहा है। सबसिरोरल फिब्रॉइड्स ग्रो ऑन द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, एज दे ग्रो लार्जर दे कैन कॉज पेन ड्यू टू देयर साइज और प्रेशर पुट ऑन नियर बाय ऑर्गन्स। सबसिरोरल हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जनरली ये आउटसाइड पे होता है, जैसे कि इधर हो रहा है, या फिर ये अपर लेयर में भी हो सकता है। ठीक है, जो यूट्रस की अपर पार्ट होता है, अपर लेयर में यहाँ पर हो सकता है, फिर इधर साइड भी हो सकता है। ठीक है, बस जनरली बताया है कि इस तरीके से हो सकता है, लेकिन हो तो कहीं पर भी सकता है यूट्रस में, ऑन आउटर साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है, सबसिरोरल में आउटर साइड में होता है।
जनरली ये क्या होता है कि इनका साइज़ बड़ा हो जाता है क्यों, और अगर साइज़ बड़ा होता है तो पेन कॉज करते हैं एंड प्रेशर कॉज करते हैं नियर बाय ऑर्गन में, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ हो रहा है तो ये कॉज करेगा अपर पार्ट पे। सब म्यूकोसल फिब्रॉइड्स grow just underneath the uterine lining and can crowd into the uterus cavity, can lead to heavy bleeding and other more serious complication। सब म्यूकोसल क्या होता है, हम ये देख रहे हैं कि जो इनर लाइन है एंडोमेट्रियम, उसको इसने क्या कर दिया है, वो उस वाले पार्ट में हो रहा है, ठीक है। उस वाले पार्ट से हमें शो हो रहा है। ये क्या करता है कि ग्रो होता है अंडरनीथ ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग में, इनर जो यूटेराइन लाइनिंग होती है उसमें ग्रोथ करता है एंड ये क्राउड करता है। क्राउड कहाँ पे करता है, जो यूटेराइन कैविटी होती है, ये यूटेराइन कैविटी है, इसमें क्राउड करता है क्योंकि इसका साइज़ अभी इतना है, फिर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा कि अंदर क्राउड करेगा, मतलब कि जगह भीड़, मतलब जगह नहीं रहने देगा, अंदर जो स्पेस है उसको कवर कर लेगा। इसमें हमें ये शो होता है कि जो पेशेंट है उसको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद भी हो सकता है कि उसको ब्लीडिंग हो। एंड हमें मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है पेशेंट को। एंड पेडिकुलेटेड फिब्रॉइड्स ग्रो ऑन स्मॉल स्टॉक इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द यूटरस। देखो ये हमें पेडिकुलेटेड टाइप हो रहा है, जिसमें हमें शो हो रहा है कि जो फिब्रॉइड है उससे एक हमें मसल्स टिश्यूज़ मास फॉर्मेशन टाइप दिख रहा है। तो ये इस तरीके का शेप होता है, देखो इस तरीके का शेप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेडिकुलेटेड। तो ये क्या होता है कि ये स्मॉल ग्रो ऑन स्मॉल स्टॉक, स्मॉल जो इसको हम स्टॉक बोलते हैं, इस पर ये ग्रो करता है, इसको हम स्टॉक बोलते हैं ना, ठीक है। एंड ये क्या होता है कि इनसाइड भी हो सकता है, प्लस मैंने आउटसाइड आपको इमेज बना के बताया, आउटसाइड भी हो सकता है इस तरीके से, इनसाइड इस तरीके से होगा, आउटसाइड इस तरीके से होगा। तो ये हमारे टाइप्स थे। नेक्स्ट हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए थे, अगर नहीं आपको समझ में आए तो मेरे प्रीवियसली वीडियो में देख लेना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो जनरली हमारा हिस्ट्री करेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा रहेगा ही रहेगा, उसको तो आप लिखना ही है। अल्ट्रासाउंड करेंगे हम पेशेंट का, इसमें हमें जनरली शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को हम इस तरीके का इमेज शो हो जाएगा, जो जहाँ पर भी उसको फिब्रॉइड्स है वो हमें शो हो जाएगा, उसको एक है या मल्टीपल है वो हमें देखने को दिख जाएगा सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी सबको पता है किस तरीके की होती है, मुझे बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा आपको। अल्ट्रासाउंड कम से कम मैंने हर डिसीज़ में पढ़ाया है, तो आप एक बार गूगल पे भी चेक कर लेना कि किस तरीके का इमेज आता है। जनरली मैंने आपको बताया इमेज इस तरीके का ही आएगा। लैब टेस्ट में हम क्या करेंगे, सीबीसी देखेंगे। सीबीसी में हमें एनीमिया होगा, क्योंकि जो पेशेंट है उसको कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होगा, तो वो जो ब्लड लॉस है वो क्रॉनिक कंडीशन में आ सकता है, तो उस कंडीशन में हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। एंड अगर अदर टेस्ट में हम क्या करेंगे कि रूल आउट करेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है पेशेंट को, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में कंपोनेंट्स चेक करेंगे ब्लड के कितना है क्या है, एंड चेक करेंगे कि पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। नेक्स्ट हम थायराइड्स प्रॉब्लम देखेंगे। थायराइड में हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल देखेंगे कि इसको कितना हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या नॉर्मल से कम तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम एमआरआई करेंगे। एमआरआई में हमें ये शो होगा कि द इमेजिंग टेस्ट कैन शो इन मोर डिटेल द साइज एंड लोकेशन ऑफ फिब्रॉइड्स। मोर डिटेल्स में अगर देखना हो, जैसे किसी को मल्टीपल है, तो उस कंडीशंस में हम एमआरआई भी करते हैं, क्योंकि हमें इस कंडीशन में सर्जरी करना पड़ेगा, एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी, जिसमें क्या करते हैं कि हम एब्डोमिनल में इंसिशन करके पूरा चेक करते हैं एंड रिमूव करते हैं जितना भी है। एंड हो सकता है तो यूटरस को हिस्टेरेक्टोमी भी करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें देखना पड़ता है कि कितना फिब्रॉइड्स है। ये जनरली स्मॉल इंसिजन प्रोसेस से नहीं हील हो पा रहा है, तो ये चेक करने के लिए हम करते हैं कि उसको पेशेंट को कितने फिब्रॉइड्स हैं। अगर मोर देन 2 है या पेशेंट का फिब्रॉइड्स का साइज बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमें देखने में ईजीनेस पड़ता है।
then identify different types of tumor that and help determine appropriate treatment opinion. And MRI is most often used in women with a larger uterus or in women अप्रोचिंग मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज. हम जनरली इस कंडीशंस में भी देखते हैं जैसे कि पेशेंट्स को का डीपली जो यूटरस में फिब्रॉइड उसका एग्जामिनेशन करने के लिए कि टाइप्स ऑफ ट्यूमर तो नहीं है, फिब्रॉइड्स ट्यूमर में तो कन्वर्ट नहीं हो गया है बाद में जाकर. ठीक है, मैंने बोला है कि 100% हम नहीं बोल सकते कि फिब्रॉइड्स जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है. इन रेयर केसेस में हो सकता है कि आगे चल के कन्वर्ट हो जाए. वो चेक करने के लिए हम करते हैं. एंड ये चेक करने के लिए करते हैं कि जो यूटरस है उसका साइज़ लार्जर तो नहीं हो रहा है, या फिर पेशेंट को मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज की कंडीशंस तो नहीं आ गई है. वुमन को हम अप्रोचिंग करते हैं मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के लिए. दैट मीन्स ये होता है कि अगर पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हम एमआरआई करते हैं कि पेशेंट को कितने फिब्रॉइड्स है. और हमको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, क्योंकि पेशेंट का क्या हमने बताया ऊपर इन्वेस्टिगेशन में कि इसको सीबीसी करेंगे तो उसमें हमें जो ब्लड काउंट है वो क्रॉनिक ब्लड लॉस शो होगा. तो उस कंडीशन में हम कुछ समय के लिए पेशेंट को क्या करेंगे, मेनोपॉज करेंगे. मतलब उसको जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसका जो सिक्रीशन है उसको हम कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे. उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नहीं आएगा. अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कुछ समय के लिए स्टॉप हो गया तो पेशेंट में हो सकता है कि जो उसको एनीमिया की कंडीशंस हो रही है वो नहीं होगी. ठीक है, आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता है, मैंने वीडियो में बताया भी आपको. अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पढ़ लेना आप. एंड पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज में बता चुकी हूँ. नेक्स्ट हिस्ट्रोसोनोग्राफी. पेशेंट को अगर हमें डीपली एग्जामिनेशन करना होता है तो हम जनरली ये वाला जो इन्वेस्टिगेशन है वो यूज़ करते हैं. हिस्ट्रोसोनोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड अ सलाइन इन्फ्यूज़न सोनोग्राम. ठीक है, इसमें सलाइन इन्फ्यूज़न कर रहे हैं आप देखो. इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ स्टेराइल सलाइन टू एक्सपेंड द यूटेराइन कैविटी मेकिंग इट ईजियर टू गेट इमेज ऑफ सब म्यूकसल फिब्रॉइड्स and the lining of uterus in patient attempting pregnancy or who have heavy menstruation bleeding. इसको हम जनरली क्यों एग्जामिन करते हैं, यूटेराइन कैविटी में हम एक कैथेटर रहता है उसको इंसर्ट करते हैं सलाइन के थ्रू, इन्फ्यूज़न होता है उसमें. एंड फिर उसका हम सोनोग्राम करते हैं, अल्ट्रा साउंड प्रॉब यूज़ करते हैं. एंड उसका इमेजेस हमें शो होता है. इसको हम जनरली एग्जामिन कर पाते हैं कि किस टाइप का फिब्रॉइड से. अगर सब म्यूकोसल हो तो हमें इजीली उसका इमेज मिल जाता है. एंड द लाइनिंग ऑफ यूटरस इन पेशेंट अटेम्प्टिंग प्रेगनेंसी. अगर जो पेशेंट है वो प्रेगनेंसी अटेम्प्ट हो रहा है उसके अंदर तो वो भी एग्जामिन कर पाते हैं. क्योंकि अगर फिब्रॉइड से और अगर पेशेंट प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करता है, ठीक है, जैसे कि मान लो पेशेंट को फिब्रॉइड्स है बट उसको उस टाइम पे पता नहीं था कि मुझे फिब्रॉइड से उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, लेकिन उसके बाद उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हमें चेक करना है पूरा कि कितना है, पेशेंट कैपेबल है या नहीं. एंड पेशेंट को अगर हैवी ब्लीडिंग्स हो रही है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो उसको भी चेक करने के लिए. मैनेजमेंट की अगर हम बात करते तो हमने इसमें मेडिकल मैनेजमेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है. मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन यूज़ करेंगे. IUD आपको पता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होता है. ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपर टी टाइप इमेज शो होती है हमें. उस डिवाइस में जनरली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ही होता है. एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में हम मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर एंड मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, ये हमारे 5 मैनेजमेंट है. मेडिकल मैनेजमेंट में देखो, मेडिकल मैनेजमेंट में हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एग्नोसिस्ट पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं. जो मेडिसिन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, GnRH एग्नोसिस. ट्रीट फिब्रॉइड बाय ब्लॉकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पुटिंग इनटू अ टेम्परेरी मेनोपॉज लाइक स्टेट. इसमें क्या होता है, एग्नोस्ट में हमें समझ में आ रहा है कि जो मतलब कि किसी चीज़ को ब्लॉक करना. ठीक है, तो क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन हो रहा है उसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है. तो इससे क्या होता है कि
टेम्प्रेरी मेनोपॉज मतलब कि उसके कुछ समय के लिए पीरियड्स रुक जाएंगे, ठीक है। जितना वो मेडिसिन लेगी उतने टाइम के लिए उसकी जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि पेशेंट मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो नहीं हो पाएगी, ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो पेशेंट को पीरियड्स नहीं आएंगे, तो हमें टेम्प्रेरी मेनोपॉज देखने को मिलेगा। अगर टेम्प्रेरी मेनोपॉज देखने को मिलता है तो जो फिब्रॉइड्स है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसको उसको मिल नहीं पा रहा है। अगर फिब्रॉइड्स हो रहा है तो वो जनरली क्यों होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन हो रहा है, देन जो मेंस्ट्रुएशन है उस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि जो फिब्रॉइड्स है वो क्या होता है अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ठीक है। अब अगर उनमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेगा, उनको टिश्यूज़ ब्लड नहीं मिलेगा, तो फिब्रॉइड्स कैसे बढ़ेंगे। फिब्रॉइड्स में क्या होता है, अब नॉर्मल प्रोटीन होता है, टिश्यूज़ होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तो यही सब होता है फिब्रॉइड में, तो वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा और इससे हम एनीमिया को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये था। मेडिसिन्स में बात करते हैं, इसमें कौन कौन से कंटेंट हमें मिलते हैं। लियोप्रोलाइड, ल्यूप्रॉन, एलिग्राइड एंड अदर्स, गॉसरेलिन, जोलाडेक्स एंड ट्रिप्टोरेलिन, ट्रेलस्टार, ट्रिप्टोड्यूर किट, ये हमें देखने को मिलती है। ये मेडिसिन्स होती है GnRH की। इसमें नेक्स्ट है ट्रांएग्जिमिक एसिड, लिस्टेला, साइक्लो कैप्रोन, दिस नॉन हार्मोनल मेडिसिन होती है। इज टेकन टू ईज हैवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड, इट्स टेकन ओनली वन हैवी ब्लीडिंग डेज, ओनली ऑन हैविंग हैवी ब्लीडिंग डेज, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सबसे पहले देखो हमने ये वाला मेडिसिन दिया था जिसमें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रेशन है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। सेकेंड में हम ये मेडिसिन दे रहे हैं ट्रांएग्जिमिक, जो क्या करता है, जो ब्लीडिंग है उसको कम करता है, ठीक है, कम करने का काम करता है। इसमें लिख रहा है कि इसको हमें उसी दिन में पेशेंट को एडवाइस करना है जब उसको पीरियड्स के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे पेशेंट को 1 to 7 डेज से ज़्यादा की ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, पीरियड्स के टाइम पे। तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि इन दिनों में उसे कब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एंड उस डेज़ में हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उस डेज़ में पेशेंट ट्रांएग्जिमिक एसिड जो मेडिसिन से उसको खाए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये हम जनरली पेन के लिए देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है IUD डिवाइस, इसमें आप देखो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUDs डिवाइस, प्रोजेस्टेरोन releasing intrauterine device IUD. A progestin releasing IUD can relieve heavy bleeding caused by fibroid. A progestin releasing IUD provides symptoms relief only and doesn't shrink fibroid or make them disappear. It also prevent pregnancy. जनरली ये क्या काम करता है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग करता है, जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करता है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों रहेगा, ठीक है, तो पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही, लेकिन अगर ओनली प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग करते हैं तो पेशेंट की जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, कम करने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट हमें शो हो रहा है, ये पेशेंट को यूटरस में फिट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से रहता है। तो ये क्या काम करता है कि जो ओवरीज है, ओवरीज में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन रहता है, ठीक है, वो उसको ब्लॉक कर देता है एंड कॉज करता है कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही सिक्रेट हो, जिसका जो हैवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड से ब्लीडिंग है उस पर असर नहीं पड़ता है, तो ये उसके लिए करते हैं। एंड पेशेंट को प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसीज के लिए, प्रेगनेंसी ना होने के लिए। एंड ये जो फिब्रॉइड्स है, जैसे कि फिब्रॉइड्स मान लो कि उसे यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, तो ये जनरली इसको श्रिंक नहीं करता है, मतलब कम नहीं करता है, फिब्रॉइड्स उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन ये हम किस लिए दे रहे हैं, ब्लीडिंग के लिए दे रहे हैं। पेशेंट को अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए दे रहे हैं।
एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम करके, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्यों देते हैं। आपको मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि अगर हम सिर्फ एस्ट्रोजन ही देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन भी देते हैं, ठीक है। तो अगर हम पेशेंट चांसेस होते हैं, ठीक है, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसलिए हम ओनली प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जनरली क्या काम करता है, ये अगर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है तो पेशेंट में जो ओवुलेशन की प्रोसेस है वो नहीं होती है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोजन अगर सिर्फ एस्ट्रोजन ही देते हैं तो क्या होता है कि पेशेंट में क्या होता है, एक तो हमें कैंसर होने के चांसेस मिलते हैं एंड वो कॉज करता है ब्लीडिंग के लिए, क्योंकि उस कंडीशन में हमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें एस्ट्रोजन का अहम रोल होता है, प्रोजेस्टेरॉन का भी होता है, बट प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है कि अगर एस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन इतना वर्क नहीं कर पाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग हार्मोन दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग की वो कंट्रोल होती है, और एस्ट्रोजन क्या होता है उसको स्टॉप कर देता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एस्ट्रोजन को स्टॉप कर देता है, ओनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग करता है। देखो, इसको यूज़ करने से जो ओवरीज है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ नहीं कर पाएगी, आप एक बार ध्यान रख लो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो ब्लीडिंग है, वो जो नॉर्मल साइकिल है वो तो हो रहा है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के कारण, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों स्टॉप कर दिया तो पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है तो उसके अंदर हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या होगा कि ब्लीडिंग कम होगी, ठीक है। आज आप इतना पढ़ लो, और अगर आपको आईयूडी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना।